फिरोज सर, आपको क्या कुछ अच्छा लगा इस बजट में? मुझे काफी कुछ अच्छा लगा। अगर आप फिस्कल साइड पे देखें, आपकी जो इनकम टैक्स की मतलब रेवेन्यू की ग्रोथ है 11% की बताई है, और खर्चे की ग्रोथ 4.5% की बताई है। उसमें 1 लाख की रियायत भी दी है। राइट। और ये पहली बार कोविड के बाद ऐसा हो रहा है कि आपकी जो फिस्कल डेफिसिट है, हमेशा लोग जीडीपी से मेजर करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। मुझे वो थोड़ा सा मीनिंगलेस नंबर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारी रेवेन्यू है 35 लाख की, अगले साल का खर्चा है 50 लाख का, तो 15 लाख आमदनी कितनी है? 35 और खर्चा है 50, मतलब 15 लाख का खर्चा ज्यादा एज अ परसेंटेज ऑफ माई बैंक अकाउंट क्रेडिट इज 43%। आप देखेंगे ये नंबर कोविड में 107% गया था। जो मेरा आमदनी 1 रुपया मतलब आधा 0.5 एंड 1 रुपी खर्चा तक गया था, अब 43% is what you're going to spend extra than the revenues. This is the least it has gotten from FY 2019. करेक्ट। तो ये बहुत अच्छी प्रूडेंस है और लोगों की जेब में पैसा डाला है। सिंप्लीफिकेशन, अगर मैं तीसरी चीज बोलूं, सिंप्लीफिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। एक भी कैपिटल गेन ना छूना, ऐसा कोई बजट मैंने नहीं देखा लास्ट 7-8 साल में। कैपिटल ये फाइन कैपिटल प्रिंट पे ना हो बस। वो उसके लिए ऑलरेडी अरुण ने अपना लैपटॉप मंगवा दिया, लैपटॉप भी शुरू कर भी दिया। मेरे को है ना बजट के बाद सबसे ज्यादा डर अरुण से ही लगता है। नहीं, जो फाइन प्रिंट में क्या क्या निकाल कब झटके दे दे ये पता नहीं। तो हाँ, आप बात पूरी जिंदगी जीता। हाँ, तो कुल मिला के आप जो सिंप्लिसिटी चाहते थे और कंसिस्टेंसी चाहता था, सिंप्लिसिटी चाहता था, और मैं फिस्कल प्रूडेंस चाहता था। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी जो खर्चा है 11.1 में ऑलमोस्ट 10.5 लाख का खर्चा निकला है मेरे हिसाब से। लेकिन फिरोज सर, आप बताने वाले थे अपनी कुछ राय बजट पर। जी देखिए, आई थिंक ये 12 लाख किया और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बहुत फिनेंशियलाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो पुरानी टैक्स रिजीम को जरा भी छेड़ा नहीं गया है। एडीसी, ये जो फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट्स थे, स्मॉल सेविंग्स, ईएलएसएस, वो सब निकल गए। वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि लास्ट ईयर की जो हाउस होल्ड सेविंग थी 35 लाख करोड़ में से, इक्विटी में काफी बैंक वाले रोते हैं कि भाई इक्विटी ले गई, 43% फिर भी डिपॉजिट्स था, 17% इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट था, और इन्वेस्टमेंट था 4% का और इक्विटी में। और तो ये फोर्स सेविंग्स थी, इंडियंस की ब्याज पे पैसे उठाने की जरूरत थी इंडिया को, तो इंडियंस ने सपोर्ट किया गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट को। अब वित्त मंत्री उसको वापस कर रही है कि भाई अब अपनी आप ग्रोथ देखें। कंट्री को तो आप यहां तक ले आए कि भाई अब फॉरेनर भी आज इंडिया का बॉन्ड खरीदता है। 2022 जून तक तो हाथ भी नहीं लगाता था, राइट? सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस विल चेंज हाउ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच विल बी चोजन। ये बहुत बड़ी बात होती है। सेकंड, 80,000 रुपीज विच इज 70%, 60% जो टैक्स भरना था वो रियायत मिल जाए, तो अब उसके बाद उम्मीद क्या कर सकता है? अगले बजट में क्या उम्मीद करेगा कि टैक्स नेगेटिव होगा? तो ये जो हर साल की जो लोगों की डिमांड थी 1 साल में पूरी कर दी। सो दैट्स सेकंड। थर्ड, एक चीज में बड़ा मायूस हूं कि इंटरेस्ट कॉस्ट और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट है वो हमारी 29% कॉस्ट है हमारी टोटल बजट में से। 50 लाख करोड़ में से 28% हम खर्च कर रहे हैं इंटरेस्ट कॉस्ट और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट टैक्स कोड आने के बाद आई वुड एक्सपेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 2 लाख करोड़ खर्चा कर रहे हैं, वो 1.5 लाख करोड़ पे पहुंचेगा। दैट्स अ ग्रेट न्यूज, दैट विल बी वेरी गुड टू सी। और अगर हमारा 11,65,000 करोड़ रुपया ब्याज पे गया है, तो उसकी क्या डिसइन्वेस्टमेंट्स करके, जैसे मंत्री सर ने भी कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट में बात नहीं की, 24% की एक्सपेंडिचर तो ब्याज पे है और इतनी अप्रिसिएशन मिली है। मैडम ने भी बजट के पहले कहा था कि भाई फंड मैनेजर के पास फ्री फ्लोट नहीं है, आप फ्री फ्लोट एज अ गवर्नमेंट लेके बैठे हो, उसको दोगे तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया स्टोरी में। So that is when the full cycle would have married. And capital expenditure पे मैं इससे ज्यादा क्या उम्मीद करूं? कोई भी देश देखिए जो पूरे ट्रांसफॉर्मेटरी स्टेज से गया है, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। मोदी की 1.0 में जो खर्चा हुआ था वो 12 लाख करोड़ था कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। आज अब वापस हम 11,20,000 करोड़ एक साल में खर्च कर रहे हैं, 10,000 खर्च करने के बाद। अब इससे ज्यादा क्या इंपेटस चाहिए इकोनॉमी के मल्टीप्लायर में? मेरे हिसाब से आई एम वेरी हैप्पी। पार्टिसिपेशन कम होने का फायदा है कि नुकसान? फंड नहीं है ना, फंड नहीं है। नहीं, फंड के जूनियर लोग हैं, फंड लोग नहीं कर रहे, जूनियर लोग। आप ये देखें अनिल सर, कल जो सिंथेटिक फ्यूचर्स थे वो 85 पे क्लोज हुए प्रीमियम पे। मतलब हमने बहुत बुलिशनेस पे डेरिवेटिव पोजीशंस बिल्ड हुई। करेक्ट। कॉल्स के जो प्रीमियम्स थे, पुट के प्रीमियम जो सिंथेटिक फ्यूचर्स क्रिएट करते हैं, 85 अभी 7 रुपए चल रहा है। तो जो ये 85 रुपीस की जो प्रीमियम थी निफ्टी पे, वो ऑब्जॉर्व हो गई। इसीलिए आई वुड से दैट जो बुलिशनेस से डेरिवेटिव मार्केट पॉइस थी एंड कैश मार्केट में पार्टिसिपेशन कम है, डेरिवेटिव में ऑलरेडी बुलिश थे। अनिल सर, ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट इस बजट का वो 12 लाख का है। तो एक कंफ्यूजन था जब वो पढ़ रही थी, मैं आपके शो पे ही पहले ये क्लैरिफिकेशन आया, ये चाहता हूं। आप देखेंगे तो
अगर 12 लाख तक की एग्जाम्पशन है तो ये 4, 8, 12, 16, 20, 24 की जो स्लैब रेट्स हैं वो उसका क्या मायने है? वो कैपिटल गेन उन्होंने कहा था, इलस्ट्रेशन से समझ में आएगी, मेरी टीम ने भेजा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 4, अगर समझो कि किसी के पास 12 लाख की टोटल इनकम है जी, 8 लाख रुपए की सैलरी और 4 लाख की कैपिटल गेन है, वो 4 लाख जाएगा स्लैब वाइज और ये 8 लाख जो सैलरी थी वो एग्जेम्प्ट होगी क्योंकि वो 12 लाख के नीचे है। तो ये जो स्लैब्स हैं उनको भी सिंप्लीफाई कर दिया। आज तक मैं स्लैब रेट हमेशा एक मिनट वापस से बताइए। देखिए वित्त मंत्री जी कह रही है कि नई टैक्स रिजिम में आप हैं तो आपको 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं भरना, करेक्ट। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल रहा है, यानी कि साल भर में मेरा अगर CTC 12,75,000 है तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, करेक्ट। अब बताइए, अब इसमें क्या बदला है? इसमें ये बदला है कि समझो कि एक इंसान की सिर्फ CTC नहीं होती। अरुण आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, हाँ। एक इंसान की समझो 12 लाख की CTC है, हाँ वो तो एग्जेम्प्ट है जी। वो जो अगर किसी के कैपिटल गेन आती है, अगर 12.5% की कैपिटल गेन है, अगर इक्विटी से कैपिटल गेन आई जी, वो या तो फिर मैक्सिमम 12.5 पे टैक्स होगी, और वो जो स्लैब्स हैं, अगर समझो कि आपकी सैलरी कम है तो स्लैब्स प्रयोग होंगे, या फिर जो भी आपकी कैपिटल गेन्स हैं, 12 लाख की सैलरी प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 12.75 लाख तो आपकी सैलरी से कमा के टैक्स फ्री हो गया। अब उसके समेत अगर आपके पास 5 लाख हो कैपिटल गेन, वो सीधे जाएगा 12.5 लाख की स्लैब में आफ्टर द 1 लाख एग्जेम्पशन। ओके। और ये एक चीज बहुत अच्छी सिंप्लीफाई की, आज तक मैं वो स्लैब्स को याद नहीं कर पाया, इन्होंने 4 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल कर दिए। अच्छा 4, 8, 12, 16, 20, ये तो टैक्स रेट हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30। फाइन प्रिंट आई है जी। यूलिप को 10 और 10D से निकाल दिया गया है। पहले वो कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्ट था 2.5 लाख पर एनम प्रीमियम तक, वो हटा दिया गया है। अब यूलिप में हर प्रीमियम टैक्सेबल होगा। नेगेटिव है ये तो इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेबल नहीं है, जो उससे इनकम होती है और टैक्सेबल, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए नेगेटिव। एक मिनट फिर से समझाएं। यूलिप नॉट कवर्ड अंडर 10D will now be considered as capital asset and LTC। तो मैंने अगर यूलिप में पैसा लगाया, जनरली मैं यूलिप में पैसा लगाऊं, मुझे 3 साल के लिए इन्वेस्ट रहना पड़ता है, लॉक इन पीरियड है, राइट? 5 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट रहना पड़ता है। 5 साल के पहले मैंने वापस निकाल दिया तो मुझे वैसे भी टैक्स देना पड़ेगा जो मैंने टैक्स बेनिफिट लिया, राइट? अब आप ये करेंगे भले 5 साल के बाद भी आप पैसा विड्रॉ करें, कुछ भी करें, तो उसमें क्या बदलाव हुआ है? अगर आपने समझो कि आपने 2-2 लाख रुपए की प्रीमियम भरी थी, ठीक है, या फिर वन टाइम भरी थी, ठीक है, 2-2 लाख की भरी थी, लेट्स अज्यूम 5 साल हो गए, आपने 10 लाख डाल दिए, ठीक है, 5 साल की बढ़त जो है 10 लाख 20 लाख हो गए, 15% की कंपाउंडेड पे, ठीक है, समझो कि 15 लाख रुपए हो गए। हाँ, इतनी अच्छी रिटर्न आ रही होती तो फिर ठीक है, टेंशन ही क्या था, ठीक है, राइट? तो 10 लाख हो गए 15 लाख रुपए। अब वो 15 लाख टैक्स फ्री थे, 5 लाख की जो गेन थी आपकी टैक्स फ्री थी सेक्शन 10D के आधार बराबर। अब वो 5 लाख हैज बिकम नाउ अ कैपिटल एसेट। 10 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया वो कैपिटल एसेट हो गए, तो इस पे 12.5% की टैक्स लगेगी 5 लाख की गेन पे, जो हो जाते हैं करीबन 62,000 प्लस। अब जितना पैसा आपका बना है, जितना आपने पैसा डाला वो तो ठीक, जितना नया बना है पैसा उस पर लगेगा आपका टैक्स, और जाहिर सी बात है 5 साल बाद है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म का मतलब 12.5% लगेगा आपको, ये देना पड़ेगा। इसके अलावा 12.5 नहीं एक्चुअली लॉन्ग टर्म ही होगा ना। 12.5 तो नाम है, मतलब बाद में सेस वेस लग के वो 14.9 क्या मतलब 12 12.5 क्यों बोलते हैं हम लोग? इफेक्टिव तो आपको 15% देना है ना। 12 से 13%। बिल्कुल ठीक है, फिर परफेक्ट सिंगल साल लगा लेंगे पैसा जी। सर मैं तो कहूँगा कि आज आप अगर आप देख रहे हो 26,200 से गिरा के हम 27 सितंबर से ऑलरेडी 23,400 500 पे हैं, वो भी आज लो वॉल्यूम है, तो एक 13-14% की निफ्टी की रिटर्न उम्मीद करना गलत नहीं होगा, एंड नई पीक को एस्टैब्लिश करना इस कैलेंडर ईयर में इज नॉट सो अनलाइकली। सेकंड मिड कैप स्मॉल कैप हम बोलते हैं, 80 स्टॉक्स के मिड कैप के आ गए हैं आंकड़े इस लास्ट क्वार्टर के, 32.9% की ग्रोथ आई है। लास्ट ईयर सेम कंपनियों ने 77 रुपीज का कमाई की थी, इस साल वो 103 रुपए कमा चुके हैं जी। अब स्कोरबोर्ड भी तो देखना जरूरी है। मिड कैप को गाली देंगे हम, स्मॉल कैप गिरागा, जनवरी में गिरेगा, बट स्कोरबोर्ड देखो 80 स्टॉक की रिजल्ट आई है 150 में से, और 32% की ये कौन बात कर रहा है 33% की ग्रोथ की। पॉइंट ये है कि जो भी स्मॉल कैप और मिड कैप की ठुकाई हुई है, धुलाई हुई है इन जनवरी, इट्स लार्जली बिकॉज ऑफ आर्बिट्राज एंड हेज फंड्स, FIIs। लास्ट ईयर 38 स्टॉक ऐसे थे सर जिसमें FII ने अपने नंबर ऑफ शेयर्स डबल किए थे स्मॉल कैप में।
Small cap वो में। 38 स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे हैं. सो आई वुड से म्यूचुअल फंड कैन जनरेट 4%, 3% अल्फा ऑन निफ्टी, Okay. and 12 to 13% निफ्टी रिटर्न. सो 15 से 16% मतलब ब्याज से डबल रिटर्न.